वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की 31 जनवरी है। जो आपके 4-5 दिन का टाइम मिलेगा आपको अप्लाई करने का। अगर आपने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है आपकी प्रिपरेशन करने का। तो क्लास 7 में आज हम बात करेंगे आपका मोस्ट अवेटेड जो रूल्स की बात करेंगे हम, जैसे FRSR जो हमें कम समझ में आते हैं। तो FRSR की ये क्लास होगी आपकी। FR की क्लास हम तो साथियों सप्लीमेंट्री रूल्स की क्लास है, स्टार्ट करेंगे। तो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 1 से ही करने वाले हैं हम ये। तो डेफिनेटली टॉपिक जरूर ये थोड़ा ऐसा है कि समझने में आपको टाइम लगेगा, बट कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे हम बाद में जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे, या आपको टेलीग्राम चैनल पर हम MCQ प्रोवाइड कराएंगे तो उनके थ्रू डेफिनेटली आपको रिवाइज हो जाएगा कि हमने पढ़ना क्या है। ठीक है बच्चों, चलो सप्लीमेंट्री रूल्स का स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले पढ़ेंगे जो मेनली जो बात है, जो ये रूल्स है ना, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। एप्लीकेबिलिटी का मतलब पता है आपको कि कहां पर ये लागू होते हैं, क्या रूल्स, क्या इनकी डेफिनेशन है, इस तरह से इनके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है जी। तो ये सबसे पहला जो नंबर का रूल है ना, सप्लीमेंट्री रूल नंबर 1। देखो लिखने में बच्चों ये ऐसे लिखे जाते हैं, एस के बाद डॉट, आर के बाद डॉट, फिर 1। ठीक है, बट अगर SR1 लिखा मिले आप समझ जाओ कि सप्लीमेंट्री रूल नंबर 1 की बात करें। तो ये उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर लागू होते हैं जिन पर फंडामेंटल रूल्स लागू होते हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट बनाओगे आप, क्या पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे? टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स who are subject to फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, क्लियर बात हुई। और जिनकी पे इज डेबिटेबल, डेबिट होती है पे, कहां से होती है डेबिटेबल? फ्रॉम सेंट्रल रेवेन्यूज, जो केंद्र की संचित धनराशि है वहां से ये रिलीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि किन किन पर यह लागू होता है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली है, नोट करने वाली है, वो क्या है? जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर काम करते हैं, सेंटर या स्टेट के रेवेन्यू में, ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट। जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव में डायरेक्टली किस में काम करते हैं? रेवेन्यू में काम करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली किस में काम करते हैं? आपका सेंट्रल या स्टेट रेवेन्यू। तो वो किससे गवर्न होंगे? वो भी इन रूल से गवर्न होंगे। ठीक है, किन रूल से? सप्लीमेंट्री रूल से। लेकिन उसमें चीज एक ये है कि जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, जो भी अब रेवेन्यू स्टाफ आपको पता है, अकाउंटेंट वगैरह की हम बात कर रहे हैं, तो अकाउंटेंट का जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, जो टीए है ना, वो डेबिटेबल होगा स्टेट रेवेन्यू से। ठीक है, उनका सेंटर से नहीं होगा भाई, स्टेट रेवेन्यू से डेबिटेबल होगा। बस थोड़ा सा ये याद रखना है हमने इसके अंदर। बाकी सप्लीमेंट्री रूल आपका बताता है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस पर लागू होती है ये चीज। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। अब कुछ डेफिनेशंस है। आप देखो कोई भी आप रूल पढ़ोगे ना, अब ये जैसे हमारे सप्लीमेंट्री रूल्स है, कोई भी रूल पढ़ोगे तो डेफिनेशंस बहुत काम आती हैं, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे आपको कहीं पे कोई वर्ड दिखाई देगा ना, तो वो तब तक आपके समझ नहीं आएगा जब तक आपको उसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी। ठीक है जी। तो जैसे अप्रेंटिस वर्ड यूज करेंगे, अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस होती क्या है? अप्रेंटिस का मतलब एक वो आदमी जो ट्रेनिंग के लिए डेप्यूट किया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेंगे
deputed, a person deputed, a person deputed for training purpose, for training purpose. ठीक है जी, आपको क्लियर हुआ ये अप्रेंटिस का मतलब ट्रेनिंग पर्पज कहां पे, किसी ट्रेड में, किसी बिजनेस में, जिसका मेन मतलब होगा गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, और जिसको आपको पता है अगर कोई ट्रेनिंग में है तो उसको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ठीक है, क्या होगा, उनको मंथली एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ये बेसिक सी बात है, अप्रेंटिस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी, चलो सेकंड में देखते हैं जी, ये आता है आपका ATE। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं, वैसे आपको कहीं पे लिखा मिलेगा ये एक्चुअल TA होता तो ट्रेवलिंग अलाउंस करते, और TE लिखा है ना तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस करना है हमने। ठीक है, चलो बताओ इसमें क्या है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में। अब ये जितने भी हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री रूल नंबर 2 के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसके अंदर ही पढ़ते हैं हम डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस को डेफिनेटली याद रखना है आपने। एक्चुअल ट्रेवलिंग अलाउंस का मतलब होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब गवर्नमेंट सर्वेंट का कॉस्ट, ठीक है, ऐसे याद करना है हमने, प्लस में उसके लगेज का कॉस्ट। लगेज भी होता है ना भाई। अब लगेज में क्या है, उसके टोल के चार्जेस भी हैं, कैरियज के चार्जेस भी हैं, ये सब चीजें वो लगेज चार्जेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मिलता है फिर तो आपको लगेगा सर होटल्स का भी मिलता होगा, तो होटल्स का बच्चों नहीं मिलता। अब आपने यही चीजें याद रखनी है, इसमें मिलता क्या नहीं है। ठीक है, ट्रेवलर्स का जो बंगलो है, रिफ्रेशमेंट है, ठीक है, ये सब चीज इसके अंदर नहीं आती हैं। बस मेनली आपने यही याद रखना है। क्लियर हो गया, चलो ATE पढ़ लिया और अप्रेंटिस पढ़ लिया। 1 मिनट का टाइम दो प्लीज। 1 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, हम आपको सप्लीमेंट्री 1 के बारे में पढ़ाएंगे। 1 में क्या है जी, गवर्नमेंट सर्वेंट को एप्लीकेबल होता है ये जिन पर आपके फंडामेंटल रूल एप्लीकेबल है, ये पॉइंट याद रखना। और पे है जिनकी डेबिटेबल सेंट्रल रेवेन्यू से या स्टेट रेवेन्यू से। सेंट्रल स्टेट में याद ये रखना है, अगर कोई एग्जैक्टली रेवेन्यू कैडर के अंदर काम कर रहा है, डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट का होगा कहीं पे डिविजनल अकाउंटेंट, तो जो उसका टीए है ना वो स्टेट रेवेन्यू से लिया जाएगा, ना कि सेंट्रल रेवेन्यू से। ये एक बेसिक सी बात है इसके अंदर जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सप्लीमेंट्री 2 में क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री 2 में डेफिनेशंस आती हैं, और डेफिनेशंस में पहली डेफिनेशन है अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस एक पर्सन होता है डेप्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ फर्म, बिजनेस, ठीक है, जिसको डेप्यूट किया जाता है मंथली बेसिस पे। मंथली उसको स्टाइपेंड मिलता है, इसीलिए उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी सीखने वाला होता है। एक आपका एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंस होता है, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के सर्वेंट के कॉस्ट जो भी आने जाने का उसका किराया है, साथ में लगेज का कॉस्ट आपको मिल जाता है। बट होटल का स्टे है, कोई ट्रेवलिंग बंगलो है, कोई रिफ्रेशमेंट है, ये चीजें एक्सक्लूडिंग में आती हैं इनकी। ठीक है, क्लियर। लाइक ऐसे ही होता है जैसे LTC में आपका आना जाना फ्री होता है, बट आपका जो रेस्टोरेंट का है, खाने का है, ये सारे चार्जेस आपके खुद बियर करने पड़ते हैं आपको। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन जो पढ़ेंगे, जो हमारी थर्ड डेफिनेशन होने वाली है, वो होगी हमारी ऑडिट के बारे में। अब ऑडिट की इतनी बात कर रहे हैं तो ऑडिट का पढ़ भी लेते हैं। तो ऑडिट ऑफिसर क्या होता है बच्चों, ठीक है जी, ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर होता है एक ऐसा ऑडिट ऑफिसर, मतलब एक कैग की तरह काम करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, बट ये ऑफ इंडिया नहीं कह रहे हम, उसके बिहाफ पे ही, कैग के बिहाफ पे ही ये काम करता है, बिहाफ, क्योंकि इसका काम भी ऑडिट करना ही होता है ना। तो एक ऑडिट ऑफिसर जिसको कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर मिलता है ऑडिट करने के लिए, उसको ऑडिटर बोलते हैं, ऑडिट ऑफिसर बोलते हैं। तो ऑडिट ऑफिसर मीन्स सच ऑडिट ऑफिसर एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कोई स्पेशल ऑर्डर से मिला हो उसको या जनरल ऑर्डर से मिला हो। चलो
एक आता है आपका कैंप का कोई इक्विपेज। कैंप का इक्विपेज का मतलब होता है जो आपका अपार्टस है ना, मूविंग करने के लिए कैंप को, फॉर मूविंग अ कैंप, इसको बोलते हैं। इतना याद रखो, आप ज्यादा नहीं पढ़ना। कैंप का अपार्टस जो उसको मूव करने के काम आ जाता, एक तरह से कैंप के इक्विपमेंट ही हुए ना ये, है ना। चलो अब आप कहोगे सर कैंप के इक्विपमेंट अगर ये हैं तो कैंप इक्विपमेंट भी एक डेफिनेशन आती है इसके अंदर, तो आती है डेफिनेटली। उसमें क्या होगा, इसमें बच्चों आपका टेंट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब टेंट्स है और पिचिंग, फर्निशिंग। फर्निशिंग का मतलब समझ में आता है, जैसे हाउस हम लेते हैं किराए पे तो बोलते हैं फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है। इसका मतलब उसके साथ में जो सामान भी है। तो टेंटिंग करना, पिचिंग करना, फर्निशिंग करना, ये कैंप इक्विपमेंट के अंदर आता है, जहां पे टेंट को कैरी नहीं किया जाता, ठीक है। क्लियर हुआ जी ये बात। चलो, कहीं पे भी आपको कंपीटेंट अथॉरिटी पूछा जाए तो ये हर जगह मिलेगी आपको डेफिनेशन, कंपीटेंट अथॉरिटी। मान लो आपको छुट्टी देने की अथॉरिटी आपके एचओडी की है, लेकिन आपको पता नहीं है किसकी है, तो आप क्या लिखोगे, जो भी कंपीटेंट अथॉरिटी है वो मुझे ग्रांट करे मेरी लीव, जो भी है, कैजुअल लीव है, अर्न्ड लीव है ना। तो कंपीटेंट अथॉरिटी क्या होती है, इसका मतलब वो होता है वो अथॉरिटी जिसको पावर डेलीगेट की जाती है। पावर इज डेलीगेटेड, पावर इज डेलीगेटेड टू हुम, जिस आदमी को पावर्स दे दी जाए उसको बोलते हैं कंपीटेंट अथॉरिटी। क्लियर हो गया जी। चल ठीक है, कहीं पे भी आप डेफिनेशंस में पढ़ोगे आपको डे वर्ड मिल गया, डे, तो डे का मतलब ना, अगर डे वर्ड मिल जाता है तो यहां पे डे का मतलब कैलेंडर डे है। ओके जी, कैलेंडर डे। जो कैलेंडर डे क्या होता है, हाँ, मिडनाइट पे खत्म होगा, मिडनाइट से शुरू होगा, मिडनाइट से शुरू, ठीक है, और मिडनाइट पे एंड। अब ये कैसा हुआ कि जो मिडनाइट पे शुरू मिडनाइट पे एंड, ये बच्चों ऐसा हुआ जैसे 31, मान लो आप, ये टाइम है रात को, ठीक है। आज की डेट कितनी है, आज किस डेट में आप इस क्लास को देख रहे हो, 25 जनवरी की डेट में, ठीक है। 25 जनवरी को, इस टाइम के बाद 26 जनवरी आ जाएगा हमारा रिपब्लिक डे। तो ये जो 26 जनवरी आएगा ये एग्जैक्टली 12 बजे हो जाएगा। तो यहीं से शुरुआत होगी आपकी 26 की, और कब तक चलेगा, 11:59 PM ऑफ 26। तो ये एक टोटल डे मानेंगे हम, ठीक है। ये है बेसिक पर्पज इसका कहने का। तो डे का मतलब हुआ मिडनाइट से शुरू और मिडनाइट पे खत्म, मतलब कैलेंडर डे, ठीक है जी। क्या समझना है आपको, कैलेंडर डे समझना। फैमिली की डेफिनेशन कई बार बता चुके हैं, पढ़नी जरूर है आपने, ठीक है, याद रखना। कहीं पे फैमिली, फैमिली का क्या मतलब होता है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ हो, हस्बैंड हो, है ना, या जिसके साथ में रह रहे हो, या कोई स्टेप चिल्ड्रन हो, या डिपेंडेंट हो, एवरीथिंग फैमिली में आएगा। पर कुछ कंडीशन है, जैसे आपको पता है मैरिड डॉटर फैमिली में नहीं आती, मैरिड डॉटर, ठीक है, किस में नहीं आती, फैमिली में नहीं आती। ये चीजें हैं एक्सेप्शन, बाकी नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अगर आपसे ना एक वर्ड पूछा जाता है इस फैमिली के अंदर, लेजिटिमेट, क्या पूछा जाता है, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट चाइल्ड, इसका मतलब बताओ क्या होता है। इसका मतलब होगा आपका अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है। अडॉप्टेड चाइल्ड क्या होगा कि लीगली आपका अडॉप्शन अगर हुआ है तो अडॉप्टेड चाइल्ड को लेजिटिमेट चाइल्ड बोलेंगे, जो लीगली अडॉप्टेड है, लीगली अडॉप्टेड, ठीक है। अब एक्चुअल डेफिनेशन हम आपको क्वेश्चन में पूछेंगे, फिर आपने बताना है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको लेजिटिमेट का। चलो जी, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी 10 नंबर में पढ़ाएंगे हम, ग्रैंड कंपेंसेशन अलाउंस, ग्रैंड कंपेंसेशन अलाउंस। ये क्या होता है, ये आपको देख के समझ में आया होगा। ग्रेन जो भी कणक है हमारा, गेहूं है ना, खाने पीने की जो दाने हैं हमारे, तो कनक का यानी कि हमारे फूड का, ग्रेन्स का कंपनसेशन अलाउंस जो मिलता है उसको बोलते हैं। तो इट्स अ कंपेंसेटरी अलाउंस विच मे बी ग्रांटेड
to low paid government servant on account of a temporary or abnormal rise in the prices of food grain in the locality where they serve। ठीक है, तो इसी तरह से वीट अलाउंसेस हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो प्रोवाइड किया जाता है। वीट्स अलाउंसेस में क्या होगा, रेट फिक्स होते हैं, कहीं पे आपको 10,000 मिल जाते हैं, कहीं पे आपको मान लो 20,000 मिल जाते हैं। अब जैसे 10,000 है ये इक्वली नो कॉस्ट ईएमआई में, नो कॉस्ट इंस्टॉलमेंट्स में तोड़ दिए जाएंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे मान लो आपका 10 इंस्टॉलमेंट्स में अगर इनको डिवाइड करना है तो 1,000 रुपीज पर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, और कितनी किस्तें लग जाएंगी, 10 किस्तों में ये आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसी तरह से गवर्नमेंट एक ग्रेन कंपनसेशन अलाउंस देती है, आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली। ठीक है, कहीं पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर पूछते हैं तो क्या होगा, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई अथॉरिटी जिसको प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर डिक्लेयर कर दे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स, वो होगा आपका HOD। तो कुल मिला के ये क्या हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही हुआ इसका मतलब। ठीक है, अब ऐसे तो कोई बन नहीं जाएगा, कोई स्पेशल ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, कोई अपॉइंटमेंट्स होगी जिसके बेसिस पे इनको बनाया जाएगा। और अगर सप्लीमेंट्री रूल के अंदर कोई इन कानूनों का रखवाला होगा तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा जिनको पावर डेलीगेट की जाएगी। डेफिनेटली क्लियर, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो 11 के बाद 12 नंबर की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। हिल स्टेशन क्या है जी, हिल स्टेशन, बताओ मुझे इसके मतलब क्या होता है। हिल स्टेशन सारे वो स्टेशन हैं जो हिली एरियाज में आते हैं। ठीक है, हिली एरियाज हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, लाइक मसूरी है, ये सब चीजें आपका नैनीताल है, ये हिल स्टेशंस में आते हैं, तो हिली एरियाज में आते हैं। बट ये डिसाइड कौन करता है, आपकी कंपीटेंट अथॉरिटी। कंपीटेंट अथॉरिटी जिसको डिसाइड कर देगी ये हिल स्टेशन है तो वो है ना। वैसे होगा वही भाई जो हिली एरिया होगा, है ना, ये मत समझना प्लेन को हिल स्टेशन बोल देंगे। चलो हॉलीडे का क्या मतलब है, छुट्टी, हमें तो यही पता है छुट्टी, तो समझने की कोशिश करो। हॉलीडे ये आपको याद रखना है सेक्शन 25 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सेक्शन 25 के अंतर्गत। और ये बच्चों ये सेक्शन 25 किसका है, ये सेक्शन 25 है आप तो आपका नेगोशिएबल, ध्यान देना इस बात को, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, NIA, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, इसके सेक्शन 25 के अंदर छुट्टी का जिक्र किया गया है ना। वैसे क्या है, एक वो दिन है जिस दिन ऑफिस आपका क्लोज्ड होता है बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेंस। ठीक है, तो मतलब कहने का वो ही हुआ छुट्टी, समझने का फर्क है बस आपको याद रखना है सेक्शन 25 के अंदर भी इसकी बात की जाती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत। ठीक है जी, चलो फटाफट करना है, डेफिनेशन के बिना पढ़ा नहीं सकते हम आपको ये, क्योंकि आगे जब हम ये वर्ड यूज करेंगे तो हम आपको समझाएंगे नहीं, है ना, आपको पता होगा। प्रोबेशनर क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो प्रोबेशन में होता है। ठीक है, तो प्रोबेशनर वही होगा जो आपका प्रोबेशन में होगा। अब प्रोबेशन में होगा ये मेंशन होता है, कहीं पे 1 साल का होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली 2 साल का होता है। ठीक है, 3 साल का भी कोई इंस्टीट्यूट रख सकता है। बाकी डेफिनेटली आपको मेंशन होगा जब आपकी ज्वाइनिंग होती है अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर, प्रोबेशन पीरियड का आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी मेंशन होता है। ठीक है जी, चलो पब्लिक कन्वेंस क्या होता है, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। पब्लिक कन्वेंस यानी जो भी सार्वजनिक परिवहन के साधन है जिसके अंदर आपका ट्रेन आता है, स्टीमर भी आता है भाई, ये याद रखना। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी कोई भी कार हुआ, बस हुआ, जो क्या करे पैसेंजर्स को लेके जाए, है ना। बट पब्लिक कन्वेंस की बात है यहाँ पे, पर्सनल कार की बात नहीं है, पब्लिक कन्वेंस वाली कार। चलो ट्रांसफर अगर कहीं पे लिखा मिला है तो बिल्कुल वही है जो आप समझ रहे हो। ट्रांसफर का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को एक स्टेशन से, एक हेडक्वार्टर स्टेशन से
दूसरे स्टेशन भेजा जाता है, या तो किस लिए भेजा जाएगा, ठीक है, वन हेडक्वार्टर स्टेशन। अच्छा, हेडक्वार्टर उसको बोलते हैं जहां पे आप एक तरह से जॉब कर रहे हो, वो ये नहीं है कि हेडक्वार्टर दिल्ली है तो दिल्ली हेडक्वार्टर, ठीक है। वन हेडक्वार्टर स्टेशन टू अनदर। अब भाई होता कब कब है ट्रांसफर, या तो आपको न्यू पोस्ट की ड्यूटीज दी जानी हो, न्यू पोस्ट ड्यूटीज के लिए, और या होता है किस कारणवश, चेंज ऑफ हेडक्वार्टर, आपका हेडक्वार्टर ही चेंज हो जाए, है ना, या कोई पॉलिसी हो 3 साल के अंदर आपका ट्रांसफर होगा। तो ये सारी चीजें अभी तक पढ़ाई, जितनी हमने पढ़ाई ये थी आपका सप्लीमेंट्री रूल नंबर 2। कौन कौन सी डेफिनेशन है, ऑडिटर कैग की तरह काम करता है, कैंप इक्विपमेंट्स चलो दोबारा से बता देते हैं आपको, अप्रेंटिस का पता है आपको, एटी होता है एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को कॉस्ट दिया जाता है लगेज के साथ में। दूसरी बात आती है ऑडिट ऑफिसर की, जो कैग की तरह काम करता है बिहाफ पे, है ना, ऑडिट ऑफिसर होता है। कैंप इक्विपेज होता है अपार्टस, जो आपको कैंप को मूव करने के काम आए, ठीक है, या कोई गाड़ी हो सकती है, ट्रक हो सकता है, कोई अपार्टस हो सकता है जिसके अंदर आप सामान रख के ले जा रहे हो, बक्सा ट्रंक हो सकता है। कैंप इक्विपमेंट क्या होता है, टेंट है, पिचिंग, सर्विस, फर्निशिंग, ये सारी चीजें कैंप इक्विपमेंट आती हैं। कंपीटेंट अथॉरिटी जिसको पावर दी जाती है, डे का मतलब कैलेंडर डे, मिडनाइट से शुरू मिडनाइट पे खत्म। फैमिली का मतलब आपको एवरीथिंग पता है, हस्बैंड है, वाइफ है, स्टेप सन है, स्टेप डॉटर है, जो भी आपने डिपेंडेंट है वो आपका फैमिली है, एक्सेप्ट मैरिड डॉटर्स, ये नहीं होते आपके, है ना। चलो, या आप पे जो डिपेंडेंट ना हो वो भी होता है। लेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब होता है लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड। ग्रेन कंपनसेशन अराउंड जीसीए मिलता है, जिसको कहीं कहीं पे वीट अलाउंसेस बोलते हैं, ठीक है। ये दिया जाता है जब ग्रेन के रेट अचानक से या एक टाइम के बाद बढ़ जाएं तो थोड़ी गवर्नमेंट की हेल्प, सर्वेंट की हेल्प हो जाती है ना, विदाउट एनी इंटरेस्ट उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। एचओडी होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हिल स्टेशन होता है जो हिल एरियाज में है, डिक्लेयर्ड बाय कंपीटेंट अथॉरिटी। हॉलीडे होता है आपका सॉरी हॉलीडे होता है आपका सेक्शन 25 के अंतर्गत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में मेंशन है हॉलीडे। जिस दिन गवर्नमेंट ऑफिसेस क्लोज होते हैं, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, उसको हॉलीडे बोलते हैं। प्रोबेशन वो होता है जो प्रोबेशनरी पीरियड में काम करता है, 1 साल 2 साल 3 साल, आपको पता है इसके बारे में। पब्लिक कन्वेंस में ट्रेन, स्टीमर और कोई भी ऐसी चीज जो पैसेंजर को कैरी करने के काम आए। ट्रांसफर का मतलब होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक किसी को लेके जाना, या ट्रांसफर कब होता है, नई पोस्ट की ड्यूटीज में या चेंज ऑफ हेडक्वार्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये चीजें हमने पढ़ा दी हैं। तो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 2 कराना बहुत जरूरी था, चाहे कोई भी रूल मैं छोड़ दूं आपके, बट 2 नंबर पढ़ाना तो मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। अब ये सप्लीमेंट्री रूल 3, ये याद करो बच्चों, आपने याद करना है ये चीज। जब हमने फंडामेंटल रूल की क्लास ली, ठीक है, तो वहां पे हुआ मेडिकल का जिक्र, मेडिकल सर्टिफिकेट किसके लिए, कि भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी बनेगा तो उसको ज्वाइनिंग से पहले देना पड़ेगा अपना मेडिकल फिटनेस, ठीक है। अब उसी टाइम हमने आपको 3, 4A पढ़ाए थे, तो 3 को याद कर लो, सिंपल सा है भाई, क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फंडामेंटल रूल के अंतर्गत ये मेंशन था कि डीपली आपने पढ़ना है, तो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 3, 4, 4A को आप जाके चेक करो। तो अब चेक करने का मौका मिल गया है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट पे लाइनें किस तरह से होती हैं, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा जो बच्चे अभी वर्किंग है। आई हेयर बाई सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामाइंड, ठीक है, यहां पे उसका नाम आ जाता है किसको किया है, ठीक है। एग्जामाइंड क्या होगा वो, अ कैंडिडेट इन द डिपार्टमेंट and cannot discover that dash any disease, उसको कोई भी बीमारी के बारे में, है ना, any disease, वो बच्चों चाहे कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, फैलने वाली हो या नहीं फैलने वाली हो, ठीक है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस, है ना, वीकनेस, या कोई बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी हो, बॉडी
इन्फर्मिटी भी बोलते हैं इसको, एक्सेप्ट। अगर कोई है तो वहां लिख दिया, पे लिख देंगे वो, आई डू नॉट कंसीडर। ठीक है, ये सारी चीजें बताने के बाद डिसक्वालिफिकेशन, भाई मेंटेन तो वो जरूर करेगा, वो बोलेगा कि भाई इस बच्चे के 8 दांत टूटे हुए हैं, है ना, बट डिफेंस तो है नहीं, सिविलियन जॉब है, तो दांतों का मायने नहीं रखता कोई इतना, है ना। एम्प्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ डेस, इस तरह से एक फॉर्मेट होता है और उसको डॉक्टर साइन कर देता है। तो ये है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, है ना। चलो सप्लीमेंट्री 3 के बाद में 4 पढ़ा देते। 4 हमने आपको उस टाइम भी बताया था बच्चों। 4 होता है कि कंपीटेंट कौन है, कंपीटेंट अथॉरिटी, COMPETENT। ठीक है, कंपीटेंट अथॉरिटी कौन होती है? कंपीटेंट अथॉरिटी, कंपीटेंट अथॉरिटी वो होती है जो इशू करेगी मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, और पूरा नाम होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ओके, चलो क्लियर हो गया आपको ये? तो ये क्या है, क्या मतलब है इसका? अगर नॉन गजेटेड जॉब है क्लास 4 के अलावा, तो सिविल सर्जन, जिसको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर भी बोलते हैं, DMO, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, वो कंपिटेंट अथॉरिटी रहेगा नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्लास 4 को छोड़कर। ठीक है, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, हमें ये याद रखना है, फीमेल कैंडिडेट, और भाई गजेटेड पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, अब जो मेडिकल साइन होगा ना, अब वो CMO या सिविल सर्जन से नहीं होगा, अब मेडिकल होगा एक बोर्ड से साइन। ठीक है, किससे साइन होगा बच्चों? मेडिकल बोर्ड से, जिसके अंदर एक विमेन डॉक्टर होना बहुत जरूरी। अब पेपर में पूछा जाएगा ना, याद रखोगे, आपके सर ने कुछ बताया था, जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के हिसाब से बात की जाती है। ठीक है, अगर वही फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए सिलेक्ट होती है ना, दिल्ली के अंदर की मेंशन की गई है, तो सर्टिफिकेट को असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 1 वुमेन है, वो CHSS स्कीम के अंदर बात की जाती है, तो वो साइन कर सकते हैं। या कोई रजिस्टर्ड फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर होगी जो मेडिकल क्वालिफिकेशन रखती है अपने पास, IM, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसके हिसाब से। ठीक है, होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल के हिसाब से भी हो सकती है वो मेंबर। ठीक है, चलो अब हमने आपको सारी बातें बता दी, लेकिन ग्रुप 4, क्लास 4 कह लेते हैं इसको, क्लास 4। अब इस कैंडिडेट के बारे में बताओ भाई, अगर आप कि कोई क्लास 4 का गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो कौन साइन करेगा? तो वो साइन कर देगा जी AMA। ठीक है, मेडिकल अटेंडेंस के रूल पढ़ाए थे, आपको बताया था AMA की फुल फॉर्म क्या होती है, पेपर में भी पूछी गई है ये, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इनके भी साइन चलेंगे उसमें, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशंस होंगी इंडियन मेडिकल काउंसिल के हिसाब से। ओके बच्चों, चलो ये याद रखना है। (4A) की बात कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री रूल 4A की बात कर लेते हैं। 4A में क्या है? 4A में है कि आपको, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था वैसे, है ना, एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एट द ज्वाइनिंग टाइम। ठीक, एट द ज्वाइनिंग टाइम किस किस को अलग रखा जाता है इसमें? जिसका मान लो आप एग्जामिनेशन पहले ही हो गया हो, है ना। एक ये होता है क्वालिफाइड स्टूडेंट है कोई थॉमसन कॉलेज रुड़की का, ये भी पेपर में शायद कहीं पूछा गया होगा। एक क्वालिफाइड स्टूडेंट जो थॉमसन कॉलेज रुड़की का पढ़ा हुआ है, परमानेंटली अपॉइंट किया गया है अगर उसको PWD में,
18 महीने के अंतर्गत जब उसका हेल्थ सर्टिफिकेट उसको दे दिया जाए। ये याद रखना है आपने, ऐसे ही नहीं बताया आपको। कौन सी कॉलेज बताई थी, कौन सी मेडिकल कॉलेज बताई हमने? थॉमसन कॉलेज, रुड़की उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, रुड़की। इससे पास होकर कोई 18 महीने के अंदर पीडब्ल्यूडी ज्वाइन करता है तो उसको मेडिकल नहीं देना, है ना। ये जरूरी बात थी जो आपको बतानी थी। और किसको नहीं देना? टेम्परेरी सिलेक्शन हो रही है किसी की, टेम्परेरी जॉब मिल रही है, कितनी भाई, कितनी? 3 महीने तक, 3 महीने तक। ऐसे कम रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। तो मेडिकल की जरूरत क्या है, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कई चीजें बताई आपको। एक ऐसा एग्जामिनेशन जहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन पहले ही हो चुका है, जैसे डिफेंस में हो जाता है कई बार। एक थॉमसन कॉलेज का आपको ऑप्शन दे दिया हमने, एक टेम्परेरी जॉब का दे दिया। इन तीनों कंडीशंस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। और क्या होगा? कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, सोचो, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, वो बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयड हो जाए, जॉब करने लग जाए कहीं पे, तो मेडिकल नहीं दिखाना उसने, है ना। और कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब ये हमने बताई दी आपको। अब एक कंडीशन है जो आपने 4A में याद रखनी है कि किन के लिए नेसेसरी है मेडिकल। मेडिकल इज नेसेसरी, वो पॉइंट पढ़ने आप। एक तो उसके लिए मेडिकल नेसेसरी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोट हुआ है, promoted from non qualifying service paid from a local fund to a post in central government in government service, ठीक है। तो उसको मेडिकल देना जरूरी है। कोई री एम्प्लॉयड हो गया हो, री एम्प्लॉयड आफ्टर रेजिग्नेशन। अब ये कैसा रेजिग्नेशन है? टेक्निकल नहीं, इस रेजिग्नेशन को बोलेंगे बच्चों आपका फोर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस। जो अपनी पास्ट सर्विस खत्म करके कहीं ज्वाइन करना चाह रहा है उसको मेडिकल कराना पड़ेगा, है ना। और एक पर्सन जो री एम्प्लॉयड हो जाता है किसी सरकमस्टांसिस में कि भाई मेडिकल जो अथॉरिटी है वो डिसाइड कर ले कि भाई हमने इससे मेडिकल नहीं लेना। अब ये कंपीटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर वो नहीं लेंगे तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, है ना, नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि जरूरत है इन 2 पैरा के अलावा, 1 और 2 जो ऊपर हमने आपको पढ़ाया, इसके अलावा भी अगर जरूरत है तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जी हमने आपको क्या पढ़ा है मेडिकल के बारे में। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मेडिसिन के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपका क्या आता है, जो आपका फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री रूल नंबर 5 है। अब देखो एक कंडीशन है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये सारे के सारे रूल नंबर याद करने हैं क्या? तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि सारे फंडामेंटल रूल आपको याद करने पड़े। लेकिन किसी रूल के अंदर क्या है, उसी की स्टेटमेंट को गलत करके आपसे पूछा जाएगा तो आप तभी जवाब दे पाओगे जब उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको पता होगी, ठीक है। एक आपको पता है कंपेंसेटरी अलाउंस होता है, ठीक है। कौन सा होता है? कंपेंसेटरी अलाउंस। इस अलाउंस को क्या कर दिया जाता है? सीज कर दिया जाता है। सप्लीमेंट्री रूल नंबर 5 के हिसाब से इसको सीज कर दिया जाता है रूल के हिसाब से, ठीक है। कब? जब पोस्ट वैकेट होती है। कब होता है भाई ये? व्हेन पोस्ट वैकेट्स, ठीक है। अब ये आपके काम की चीज हुई। अब कोई आपसे पूछे कि कंपनसेटरी अलाउंस को कब बंद किया जाएगा, ऑप्शन होंगे उसमें, पोस्ट को फिल किया जाए, वैकेट किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, प्रमोशन की जाए, तो आप वैकेट का आंसर टिक करके आओगे, ठीक है। इसीलिए पढ़ने जरूरी है ना। और ऐसा नहीं है फंडामेंटल रूल, अब ये सप्लीमेंट्री रूल लेते हैं 300 से भी ज्यादा मिल जाएंगे हमें, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने, है ना। जो नहीं पढ़ेंगे ज्यादा डीपली उसका बेसिकली हम पढ़ेंगे,
चलो, सप्लीमेंट्री रूल नंबर 6 क्या बोलता है? 6 आपका लीव के बारे में बात करता है। ठीक है जी। लीव का मतलब क्या होता है? लीव का मतलब ये होता है कि 4 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लीव का मतलब एंटायर लीव होता है। अगर 4 महीने से ज्यादा छुट्टी ना हो तो, 4 महीने से ज्यादा छुट्टी ना हो तो लीव का मतलब होता है एंटायर लीव। ठीक है जी। चलो, इसी लीव वाले सेक्शन में ए में तो आपको लीव पढ़ा दिया जाता है, बी में आपको टेम्परेरी ट्रांसफर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, टेम्परेरी ट्रांसफर। तो ये टेम्परेरी ट्रांसफर क्या होता है? टेम्परेरी ट्रांसफर का मतलब होता है जब आपकी ड्यूटी को जो अनदर पर्सन को करना है कुछ टाइम के लिए, और इसका जो पीरियड है, हाँ आपसे ये पूछा जाएगा तो अपना 4 मंथ पीरियड याद रखना है। ठीक है, टेम्परेरी ट्रांसफर का मतलब सॉरी, नॉट मोर देन 4 मंथ्स। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो, इस टेम्परेरी ट्रांसफर को करने के लिए किसी को डेप्यूट भी कर सकते हैं, तो डेप्यूटेशन भी हो सकता है इस केस में, कि किसी बच्चे को लगे डेप्यूटेशन हो सकता है, किसी को लगे कि 4 महीने में डेप्यूटेशन नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, चल पढ़ लिया आपने ये। अब बेसिकली हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका है सप्लीमेंट्री रूल नंबर 7। इसमें क्या है? इसमें है आपका अलाउंसेस, किसके लिए? टू मेंटेन द एनिमल। अब आपको लगेगा सर एनिमल को मेंटेन करने का कौन सा मिलता है? तो एनिमल का जब भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो बेसिकली आपने हॉर्स याद रखना है। अब ये पता ही होगा, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके पास हॉर्स होते हैं पेट्रोलिंग के लिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी जो है अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, चलो इसी अलाउंस के बारे में हम बात कर रहे थे। ओके, अब ये हमने क्यों पढ़ाया आपको? ये सोचो क्यों पढ़ाया सर ने? ये इसलिए पढ़ाया कि जो अब आगे हम बोलेंगे ना सप्लीमेंट्री रूल नंबर 7A, ये आप नोट कर लो। क्यों नोट करना है? क्योंकि 7A में बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको कन्वेंस अलाउंस के बारे में। कन्वेंस अलाउंस, अब ये किसको दिया जाता है? ये उसको दिया जाता है जिसके लिए ऑब्लिगेशन ना हो हॉर्स वाली, एनिमल वाली। ठीक है, क्या समझे? मतलब मान लो अगर किसी को हॉर्स या एनिमल इस तरह का कोई नहीं दिया गया, तो उसको क्या करेंगे? कन्वेंस का अलाउंस दे देंगे। ठीक है, तो ये जो 7A है, ये मेनली कन्वेंस अलाउंस आपने याद रखना है। ओके, 7B भी होता है, अगर आप देखोगे ना सी भी होता है, तो 7B में क्या है? वैसे आप देखोगे कंपनसेटरी ही है। ठीक है, 7B क्या है आपका? कंपनसेटरी अलाउंस है। कंपनसेटरी अलाउंस ये कौन सा अलाउंस है? ये वो अलाउंस है जो आपका 6A से लेके 7A के बीच में, हॉर्स वगैरह इनकी बातें की गई थी, इनके अलावा अगर किसी को कोई अलाउंस दिया जाता है तो वो 7B में आ जाती है उसकी बात। ठीक है जी, चलो अब ये कन्वेंस या कंपेंसेटरी की बात चल रही है, तो सी याद रखेंगे हम, सप्लीमेंट्री सी, 7C। 7C में क्या है? ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, कंपनसेटरी अलाउंस, ग्रांटेड। ठीक है, जो ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर किसी को दिया जाए तो वो कंपनसेटरी अलाउंस है, जिसका जिक्र बच्चों फंडामेंटल रूल अगर पढ़ोगे ना तो 105A में मिलेगा आपको। ठीक है, कि भाई कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। सप्लीमेंट्री रूल, फंडामेंटल रूल, एक गाड़ी के 4 पहियों में से कह लो 2 पहिए फंडामेंटल हैं और 2 पहिए सप्लीमेंट्री रूल हैं। ठीक है, वो उनके पूरक हैं। जहां फंडामेंटल रूल शुरू होते हैं वहां सप्लीमेंट्री रूल उनको पूरक का काम करते हैं।
तो जैसे फंडामेंटल 105 ए में बताया गया है कि ज्वाइनिंग टाइम के समय भाई हमें कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाएगा, उसका जिक्र इन्होंने सप्लीमेंट्री रूल नंबर 7C के अंदर कर दिया और उस बात को समझा दिया कि ज्वाइनिंग टाइम जो आपका फंडामेंटल, आपको पता है ज्वाइनिंग टाइम किसके है, ज्वाइनिंग टाइम तो 105 में ही तो आता है, फंडामेंटल रूल नंबर 105 के अंदर आता है ज्वाइनिंग टाइम। इफ उसको एंटाइटल्ड है वो क्या मिलेगा, ये कंपनसेटरी है ना, अगर वो 10 डेज के लिए एंटाइटल्ड है, समझना आप इस बात को, पुरानी पोस्ट पे, ओल्ड पे और न्यू पे भी, तो क्या होगा इस केस में, अगर नई पोस्ट पे भी अटैच है तो वो अपना जो टेंटेज का अलाउंस है ना, टेंटेज के जो पैसे हैं ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम पे वो लेगा, लेकिन कौन सा लेगा, जो उन दोनों रेट में से कम होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ज्यादा वाला नहीं मिलेगा, ठीक है, टेंटेज का जो अलाउंस है उनको ज्यादा वाला नहीं मिलेगा, ये चीज आपने बस याद रखनी, ठीक है जी। चलो अब इंपोर्टेंट की बात करेंगे, वैसे देखो बच्चों बहुत है, सप्लीमेंट्री रूल नंबर 11। तो 11 में क्या है, जो हेडिंग है हम आपको बताते हैं उसकी हेडिंग, इस रूल की हेडिंग क्या है, इस रूल की हेडिंग है आपकी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग वर्क इन अनदर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। क्या है ये अंडरटेकिंग, इसका मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अंडरटेक नहीं करेगा अनदर गवर्नमेंट या प्राइवेट पर्सन को या प्राइवेट जॉब को, ना कोई पैसे लेगा बिना कंपिटेंट अथॉरिटी के सैंक्शन के, जब तक कि गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पर है वो सर्टिफाई करेगा कि वो वर्क को अंडरटेक करे कि मैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेट्रीमेंट के काम करूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, मोस्टली इसमें लीव की बात की जाती है, जब सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होता है तो उसमें यही अंडरटेकिंग मेंशन होती है, क्या होती है कि अनदर डिपार्टमेंट में काम नहीं। अब आप मान लो दिल्ली से आप पुणे चले जाओ, 10 दिन की लीव है, तो 10 दिन वहां काम नहीं कर सकते कोई, ये बताया गया है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई प्राइवेट वर्क कर लो या कोई और गवर्नमेंट जॉब का 10 दिन का काम करके आ जाओ आप, ठीक है। कब कंपिटेंट अथॉरिटी अगर आपको बोलती है ना 10 दिन वहां पे काम करना है तो ही कर सकते हो। वैसे सप्लीमेंट्री रूल नंबर 11 बोलता है कि अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी कि आप वहां पे जाओगे और कोई जो वर्क है जो डेट्रीमेंट करता है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, वो बच्चों आप नहीं कर पाओगे। तो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 11 का मतलब हुआ अंडरटेकिंग वर्क इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको फिर से दोबारा समझाऊंगा कि सर ये क्या रूल हमें याद करने पड़ेंगे, रूल करो या मत करो, लेकिन बात ये पता होनी चाहिए जब क्वेश्चन आता है वाइल टेकिंग अंडरटेकिंग वर्क इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कंडीशन कब लागू होती है, तो ये लीव पर लागू होती है। इसके अंदर बातें क्या बताई, इसके अंदर बातें ये बताई कि अनलेस द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन लीव, वो सर्टिफाई करे द वर्क कैन बी अंडरटेकिंग विदाउट डेट्रीमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अंडरटेक नहीं करेगा किसी वर्क को अनदर ऑर्गेनाइजेशन में, अनदर गवर्नमेंट या पब्लिक बॉडी में या प्राइवेट पर्सन का, ठीक है, ना ही कोई पैसे लेगा। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सही से आंसर कर पाओगे। कौन कौन सी कंडीशन आ जाएंगी, प्राइवेट वर्क, पब्लिक बॉडी वर्क, प्राइवेट पर्सन, एक्सेप्ट अ फी, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं कर सकते आप, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, एक जिक्र आपका सप्लीमेंट्री रूल नंबर, वैसे तो ये क्वेश्चन में पूछना था आपसे हमने, पर चलो बेसिकली बता देते हैं। नेक्स्ट जो फंडामेंटल रूल है ना 12, उसमें बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि जो फी है ना, फी वो क्रेडिट की बात की जाती है, फी टू बी क्रेडिटेड इन
consolidated फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 1500 रुपए से ज्यादा नहीं। ठीक है, 1500 रुपए मैक्सिमम, या किसी भी फी का 1/3 पे किया जाता है, वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। किसमें? एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, किसमें? एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब ये बात शायद आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, अगर कोई पूछता है तो 1500 रुपये आपने बता देना है, इसका आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ ये? और ये जो फी वाला रूल है ना, ये किन पर अप्लाई नहीं होता? नॉट अप्लाई। ये भी पढ़ लेते हैं हम, ये भी हमारे काम की चीज है। गवर्नमेंट सर्वेंटों पे तो अप्लाई है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हो, ठीक है, स्टैच्यूरी बॉडी में काम कर रहा हो, ऑटोनॉमस बॉडी में काम कर रहा हो, ठीक है जी, मतलब पूरी तरह गवर्नमेंट ना हो, यूनिवर्सिटी का कोई एक्ट होता है, स्टैच्यूरी बॉडी है, वो कौन सी है? जैसे कोई भी सोचो आप, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस तरह की स्टैच्यूरी बॉडी है। तो इनमें क्या है, इनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये चीज आपको शायद याद रखनी पड़ेगी, है ना। चलो, बहुत ही जरूरी चीज, बहुत जरूरी चीज कौन सी है जो पढ़ाएंगे हम आपको? सप्लीमेंट्री रूल नंबर 17। चंडीगढ़ वाले याद रखेंगे इसको, है ना, क्योंकि चंडीगढ़ में फेमस आपका सेक्टर आता है सेक्टर 17। तो सेक्टर 17 है भाई पैसे वालों के लिए, है ना, पैसे वालों का है ये। अब पैसे वाली ही बात याद रखनी है, इसलिए आपको ये बताया सप्लीमेंट्री रूल नंबर 17। इसमें आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के किसकी बात की जाती है? ग्रेड्स की बात की जाती है। ग्रेड्स कौन कौन से होंगे बच्चों? हैं, कौन से ग्रेड होंगे? ग्रुप की बात की जाएगी। जैसे एक ग्रुप होगा आपका 14 एंड अबव, यानी हम जो पढ़ रहे हैं डब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हैं और असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं। असिस्टेंट की लेवल 6 है और डब्ल्यू की 7 है। अब देखना आप कहां लाई करेंगे हम, ठीक है, 6 और 7 वाले। 14 से अबव वाले हो जाएंगे आपके, एक होंगे 12 एंड 13 वाले ग्रुप, एक तीसरा ग्रुप होगा आपका 9 से 11, ठीक है, चौथा ग्रुप होगा आपका 6 से 8, यानी कि असिस्टेंट और डब्ल्यू वाले यहां पे लाई करेंगे। क्लियर? चलो, ये थोड़ा इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे, ग्रुप 4 है ये इसके हिसाब से। और 5 में आता है 5 एंड ब्लू। 5 एंड ब्लू कौन सा? आपको पता है 2800 ग्रेड पे से लेके 1800 ग्रेड पे डाउन, यानी लेवल 1 से लेके लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक की जॉब की जो बात है वो ग्रुप 5 के अंदर आ जाती है। ठीक है, मतलब एक ग्रुपिंग है यार पे मैट्रिक्स के हिसाब से। और ये कब से एप्लीकेबल है? आपको ये भी पूछ सकता है या बता सकता है क्वेश्चन में कि 1/7/2017, 1 जुलाई 2017 से ही ये एप्लीकेबल है आपका। ठीक है जी, हो गया क्लियर? चल, आज आपको एक नई बात बताएंगे। ठीक है, क्या नई बात बतानी है? वो नई बात ये बतानी है कि गवर्नमेंट सर्वेंट तो आपने बहुत सुने होंगे, है ना, लेकिन पार्ट टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट, अच्छा ये भी होते हैं क्या? ये तो हमें नहीं पता था। नहीं पता था तो पता कर लो, सप्लीमेंट्री रूल 20 के अंदर ये बात है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका पूरा टाइम यूज नहीं किया जाता पब्लिक सर्विस के लिए, जिसको रेम्यूनरेटेड किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं पूरी तरह से या पार्टली, रैंक के हिसाब से, फीस के हिसाब से, ठीक है, यानी कि पार्ट टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट भी होता है ना। ये बात आज पढ़ाते पढ़ाते हमें भी पता लगी, आपको भी पता लगी।
तो ये सप्लीमेंट्री रूल नंबर 20 है। अब ये बता दिया है, कोई ज्यादा मायने नहीं रखता ये, ठीक है। हम याद रखेंगे सप्लीमेंट्री रूल नंबर 21, खर्चे वाले। क्या खर्चा बोलता है ये बोलता है, इसमें आपको बताया जाता है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में, ठीक है, कि कितने टाइप के ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं बच्चों, उसके बारे में बताया जाता है। अब जिम्मेदारी सप्लीमेंट्री रूल नंबर 21 की नहीं बनी आपकी बनी कि होते कौन कौन से हैं। तो चलो मेरे साथ स्टार्ट करो। एक होता है आपका परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों आपका कन्वेंस वाला अलाउंस, और कन्वेंस वाले को ही हॉर्स अलाउंस भी बोला जाता है। ये आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए हम बता देते हैं। हो गया जी हॉर्स अलाउंस का। अच्छा एक बात और है, बीच में अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, खासकर सप्लीमेंट्री रूल पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट करने में और लाइक करने में कंजूसी मत करना, है ना। मोरल अप होगा अच्छे तरीके से, इसी तरह से क्लास हम लेके आते रहेंगे। लेकिन कोई सजेशन भी है आपका तो उसको जरूर बताना। अब कुछ बच्चों के सजेशन होंगे, सर ये जो लिख के बता रहे हो आप, ये इसको प्रिंटेड फॉर्म में लेके आओ। तो यार इतना टाइम नहीं है, बहुत टाइम लगेगा उसमें, मुझे कॉपी करना पड़े, पेस्ट करना पड़े या टाइप करना पड़े, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए पढ़ते जाओ, समझते जाओ, क्वेश्चंस पे फोकस करते जाओ, ठीक है। यही मैं आपको क्वेश्चंस पे पूछूंगा, यही जो जैसे माइलेज अलाउंस। अब मैं सारे अलाउंस बता के ना एक अलाउंस गलत बताऊंगा, पूछूंगा बताओ इनमें से कौन सा अलाउंस है जो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं होता है, तो आप फंस जाओगे। डीए को भी होता है एक डीए, दूसरा डियरनेस वाला नहीं, ये होता है आपका डेली अलाउंस। क्योंकि डेली अलाउंस दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। आपने सोचा होगा ना किसी को कि टीए डीए मिलेगा, टीए तो ट्रैवलिंग हो गया, लेकिन ट्रैवलिंग का ही डीए है ये बच्चों, डेली अलाउंस। एक दो दिन के आप ऑफिस के काम से कहीं जाते हो तो आपको उसके भी पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। और एक होगा जी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है जी। क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस हमने आपको बताए सप्लीमेंट्री रूल नंबर 11 के हिसाब से। चलो रिवाइज करो मेरे साथ। परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस या हॉर्स अलाउंस, माइलेज अलाउंस, डेली अलाउंस, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। और रूल नंबर भाई 21 है ये। पैसे वालों के लिए मैंने 17 बताया था, है ना। 17 में क्या पढ़ेंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट के ग्रेड पढ़ेंगे। ग्रेड में हम जहां पे लाई करते हैं वो 4th पे पढ़ाया हमने। 1 में 14 से ज्यादा, 2 में 12 से 13, 3 में 9 से 11, 4 में 6 से 8, 5 में 5 से बिलो, 5 और 5 से बिलो। 5 से याद रखो, फिर याद आता चला जाएगा। इसके अंदर आपने 3 लिखने हैं, इसके अंदर आपने 3 ही हो जाएंगे, इसमें आपको 2 लिखने हैं, इसमें आपको 2 से ज्यादा, जो भी है 14 से अब, ठीक है। चलो तो बेसिकली समझ आ गया आपको हमने क्या पढ़ाया, अभी ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में पढ़ाया। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा कितने टाइप के ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं। अब क्या है, कंडीशन क्या है कि आपको परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाए। क्या होता है? सप्लीमेंट्री रूल 21 पढ़ा है। 22 ये बोलता है परमानेंट वाला जो अलाउंस है, ठीक है। परमानेंट टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ये तो भाई सैलरी में ही दिया जाता है। टीए बोलते हैं ना इसको हम, सैलरी में ही दिया जाता है आपको। हेड क्वार्टर जो आपका जॉब है, जहां आप रहते हो उसके हिसाब से रेट फिक्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के हिसाब से मिल जाता है। चाहे आप छुट्टी पे हो, चाहे आप हेड क्वार्टर में हो या ना हो, आपको मिलेगा ही, ठीक है। अब आगे आगे ना हर किसी की कंडीशन है। ट्रैवलिंग अलाउंस के कॉम्बिनेशन पोस्ट, कंडीशन फॉर हॉर्स अलाउंस कब मिलता है, ठीक है। तो ये सारे आप देख लेंगे। माइलेज अलाउंस का एक क्वेश्चन आया था, तो सप्लीमेंट्री रूल 29 है, इसलिए याद रखो इसको। माइलेज अलाउंस, माइलेज अलाउंस। अब बाइक का, स्कूटर का, गाड़ी का अलाउंस तो सुना है माइलेज, लेकिन ये है क्या भाई? तो माइलेज अलाउंस एक अलाउंस है जो कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस ट्रेवल पे, ठीक है। डिस्टेंस के हिसाब से दिया जाएगा तो ऑब्वियसली माइलेज पता लग जाएगी ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे दिया जाता है माइलेज अलाउंस। इतना समझो, इतना याद रखो बस, ठीक है जी। अब इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सप्लीमेंट्री 30 में है ना। 29 में हमने माइलेज अलाउंस देखा, तो कैलकुलेशन ऑफ माइलेज अलाउंस ये पढ़ोगे आप 30 के अंदर,
ठीक है जी। तो ये कैसे कैलकुलेशन होती है? एक तो शॉर्टेस्ट रूट है जो, अब दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, शॉर्टेस्ट रूट। आप चले जाओ दिल्ली से लुधियाना, लुधियाना से जाओ चंडीगढ़, अंबाले आ जाओ, अंबाला से फिर दिल्ली जाओ। जैसे मतलब दिल्ली से आप मान लो चंडीगढ़ आ रहे हो, तो आप क्या करो, दिल्ली से पहले चले जाओ आप लुधियाना, और लुधियाना से फिर आ जाओ आप अंबाला, और अंबाला से फिर आप आ जाओ चंडीगढ़। तो भैया ये नहीं मिलेगा आपको। शॉर्टेस्ट रूट है जो 250 किलोमीटर बनते हैं ना आपके, इसका पे किया जाएगा, इसलिए शॉर्टेस्ट रूट के हिसाब से मिलता है। ठीक है, चीपर भी होना चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि आप वो कैलकुलेट करो कि कैब आपने करी है वो मर्सिडीज करी हुई है ना, ऐसे नहीं मिलेगा। एक समझ आने वाली बात है आपको ये। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। मेन मेन जो इसका मकसद है वो यही है, शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए और चीपेस्ट ऑफ द रूट होना चाहिए। ठीक है, वो आपको मिल जाता है। क्लियर? अब 30 के बाद ना जाके, ये सप्लीमेंट्री 30 के बाद जाना है आपने और 40 पे पहुंच जाना है। इसमें होगी कैलकुलेशन की बात। किसके कैलकुलेशन की बात? कैलकुलेशन ऑफ माइलेज अलाउंस। माइलेज अलाउंस, इसके लिए क्या है अलग से भाई, पूरा का पूरा ऑर्डर दिया हुआ है, आप पढ़ लो, है ना। 13 जुलाई का 2017 के आसपास का ऑर्डर है ये, ऑफिस मेमोरेंडम है। आप पढ़ोगे तो शायद आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बता देंगे, है ना। चलो, सप्लीमेंट्री 40 में है कैलकुलेशन, और 41 में इसके रेट है। मिलता किस रेट पे है ये? 41 में क्या है? इसके रेट है, रेट ऑफ माइलेज अलाउंस। ठीक है जी। चलो, अब बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन तो आप करा नहीं रहे हो। तो क्वेश्चन इसके अंदर छिपे हुए हैं, थ्योरी पढ़ते जाओ, क्वेश्चन के आंसर आप जरूर दे पाओगे। ओके, चलो जी। थोड़ी देर पहले आपको डेली अलाउंस पढ़ाया था, तो डेली अलाउंस आपका 49 के अंदर आता है। डेली अलाउंस आता है सप्लीमेंट्री रूल नंबर 49 के अंदर। एक यूनिफॉर्म अलाउंस है जो हर दिन, चाहे आप एब्सेंट हो हेडक्वार्टर से, आपको दिया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे। हमने बताया था आपको, नहीं नहीं, क्या ऐसा ही है कि डेली अलाउंस, डीए बोलते हैं जिसको? नहीं, एक यूनिफॉर्म अलाउंस है जो ईच डे ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर। ओके, ये वही है जो हमने आपको बताया, जब आप हेडक्वार्टर से बाहर चले जाते हो अपने ऑफिस के काम से। ठीक है, चंडीगढ़ से मान लो आपको दिल्ली का कोई ऑफिस काम हो, तो डिपार्टमेंट ने आपको भेजा है, तो ये डेली, अब आप एब्सेंट रहे हो, मान लो 2 दिन एब्सेंट रहो ऑफिस से, तो 2 दिन का मिल जाएगा भाई आपको डेली अलाउंस, है ना। चलो, जो भी डेली चार्जेस होंगे वो उसके हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे मत समझना कि एब्सेंट पे मिलेगा, नहीं। एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर, जिसका मकसद होगा गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी काम के पर्पज से भेजा गया है। ठीक है, चलो। अब ये डेली अलाउंस का जो रेट है वो 51 में है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि कैसे कैलकुलेट होता है। मेन मेन आप देख रहे हो, आपको फंडामेंटल रूल के अंदर बता दिया बस, खाली ट्रैवलिंग अलाउंस। इसमें यार हर चीज बताएंगे, रेट क्या है, कैलकुलेशन कैसे करना है। इसीलिए ये सप्लीमेंट्री रूल है, उनके बिना ये नहीं चलते फंडामेंटल रूल के। और फंडामेंटल रूल तब तक समझ नहीं आते जब तक सप्लीमेंट्री नहीं पढ़ लेते, है ना। क्योंकि फंडामेंटल में तो सिंपल सी बात बोली थी, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री रूल ये भी बताता है कि फॉर्मेट कैसा रहता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, कि इनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को साइन करने वाला, अंडरटेकिंग करने वाला फॉर्मेट क्या रहता है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्टर हैं जो उसके लिए अलाउड हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है ना। अब हेडक्वार्टर में चलाए जा रहा हूं आपसे बार बार, हेड क्वार्टर। ठीक है, इसका मकसद समझो, ये है सप्लीमेंट्री रूल नंबर 59 के अंदर इसकी डेफिनेशन ही दी गई है ना। तो 59 नंबर याद रख लेना। 59 में क्या होगा,
उसको हेडक्वार्टर बोलेंगे जिसको कंपीटेंट अथॉरिटी टू प्रेस्क्राइब। ठीक है, जिस जगह को कंपीटेंट अथॉरिटी बोल देगी कि भाई ये हेडक्वार्टर है, वही हेडक्वार्टर है ना। ऐसी बड़ी बेतुकी डेफिनेशन है इसकी, चलो याद रखनी पड़ेगी। फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल नंबर 59 के अंदर आता है। ठीक है जी। अब एक बहुत ज्यादा जरूरी जिसको दिल ना करे जॉब करने का, तो वो क्या करेगा, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, है ना, या एब्सेंस ऑन ड्यूटी। तो इसमें क्या होगा, ये है आपका सप्लीमेंट्री रूल नंबर 62। ये क्या बोलता है कि इन केस ऑफ डाउट अ कंपिटेंट अथॉरिटी में डिसाइड वेदर ए पार्टिकुलर एब्सेंस इज एब्सेंस ऑन ड्यूटी। समझ में आया? समझ में क्या आया आपको? एब्सेंस ऑन ड्यूटी इसका मतलब होता है एक टूर की डेफिनेशन। ये वो वाली ड्यूटी नहीं है, मतलब वो वाली एब्सेंस नहीं है कि अपनी मर्जी से छुट्टी मार गया। ये ऑफिशियल छुट्टी है जिसपे हमको डेली अलाउंस मिलता है। तो पढ़ेंगे 62 के लिए 61। तो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 61 क्या बोलता है? बोलता है बच्चों, अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो टूर पर है, एब्सेंट है ड्यूटी से अपने हेडक्वार्टर पे, ठीक है, प्रॉपर सैंक्शन लेके बियॉन्ड द जर्नी, जो जुरिडिक्शंस हैं कि भाई चंडीगढ़ आपकी जॉब है लेकिन आप दिल्ली तभी जाओगे जब आप परमिशन ले लोगे थ्रू प्रॉपर चैनल, है ना। तो उस चीज को टूर बोलते हैं, टूर कहो या टूर बोलते हैं डेफिनेशन। तो टूर की डेफिनेशन ये हो जाएगी भाई वैसे मौज मस्ती वाला टूर नहीं है, ये ऑफिशियल ड्यूटी का टूर है। तो इसी टूर को सप्लीमेंट्री 62 में बोला गया है कि एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है ना, इसी के बेसिस पे मिलता है डेली अलाउंस डीए। ठीक है, तो होपफुली क्लास आपको मजेदार लगी होगी। ये क्लासें बच्चों ऐसे ही चलती रहेंगी, है ना। 60-62 आपको सप्लीमेंट्री रूल हमने बेसिकली जो ज्यादा जरूरी थे आपके लिए हमने पढ़ा दी। ठीक है, अब क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए तो आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। एम्स सीआरई एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी इंस्ट्रक्शंस आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगी, जो मेन टेलीग्राम चैनल है और उसका नाम है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लो हमें। इसी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको इन फ्यूचर चाहिए, क्लासें डब्ल्यू जाओ असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए चलती रहेंगी। तो डेफिनेटली ये कंडक्ट टूल नहीं है, ये है ना, क्या पढ़ाया हमने आपको, सप्लीमेंट्री रूल पढ़ाया। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।